नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी यह सबसे बड़ी खबर है। न्यूज इंडिया की तनीजा दंपति से एक्सक्लूसिव बातचीत। सबसे पहले न्यूज इंडिया पर तनीजा दंपति को सुनिए। 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हमें डिजिटल अरेस्ट किया गया, हमें जान से मारने की धमकियां दी गई, हम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जा रहे थे, हमसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई, 7 अलग अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। वो लोग खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहे थे। तो दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया। इस बार साइबर ठगों ने ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए। उनके साथ कथित धोखाधड़ी 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई। दरअसल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने करीब 48 साल तक अमेरिका में रहकर के यूएन में सर्विस की और रिटायर होने के बाद साल 2015 में वापस हिंदुस्तान आ गए थे। 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फोन आया और हमेशा की तरह साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमों और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया, जिससे कि डॉक्टर दंपति इतना डर गए कि वो साइबर ठगों के जाल में फंसते चले गए। साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी सुबह तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इसी दौरान 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के द्वारा ये पैसा ट्रांसफर किया गया और अभी तक आपने न्यूज इंडिया पर तनेजा दंपति को सोचा ये बाहर से आए हैं, ओल्ड सिटीजन हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हमको चूज किया किसी तरीके से। किसी ने या उनको बताया, तो उनके पास हमारी काफी इंफॉर्मेशन थी जो हमको उन्होंने बताया। हम बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, पर उन्होंने ऐसा सिर घुमा दिया कि हमने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया। सर, आप विदेश में रहे हुए 48 साल से आप विदेश में थे, पति पत्नी, और इतना बड़ा हो गया, आपने किसी को नहीं बताया? उन्होंने हमको इतना कन्विंस कर दिया, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं। आप लाइफ के लिए अरेस्ट हो जाएंगे और बेल मिलते आपको 3-3 साल लग जाते हैं, तो आप अपना बुरा साल कैसे में। उन्होंने इतना कन्विंस कर दिया कि हमको बहुत भय लगा। इतना कन्विंसिंग था और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से नहीं बात करनी है, तुम्हारी लाइफ पे थ्रेट है, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ दोनों पे थ्रेट है, बाहर नहीं जाना है, किससे मिलना नहीं है। और जब हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे अपने बच्चों को भी हमने कॉल करना है, तो बोलते थे कि हाँ आप कर लीजिए कॉल, पर आपके हस्बैंड पे हम कनेक्ट कर देंगे, सो दैट दे कैन हियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं मैम, बिकॉज ये बहुत बड़ा वो उसने किया हुआ है इस बंदे ने। तो उसके जब पता चल जाता है उसको कि जो उसके सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, किसी जो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो अपने बंदों से आपके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, आपको मार भी सकता है, आपके हस्बैंड को। आप तो फिलहाल आपने डिजिटल ब्लैकमेल का खेल कैसे खेला जाता है इसके बारे में जाना, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में जाना, लेकिन आप सोचिए कैसे इन ठगों की ओर से एक ऐसे कपल को निशाना बनाया गया जो कि बुजुर्ग हो, जो कि एनआरआई हैं, और साथ ही साथ उनसे बातचीत करते करते, वो भी सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए, यानी कि डिजिटल माध्यम से और डिजिटल तरीके से ही लगातार कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया इस दंपति को। और इस तरीके से उन्हें मानसिक तौर पर ऐसे प्रेशराइज किया गया कि मजबूरन इस दंपति को अलग अलग बैंक खातों में अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक मोटी रकम ट्रांसफर करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें यह कहा गया था कि अगर वो केस बंद करना चाहते हैं तो फिर ये मोटी रकम अदा करनी होगी। और ये दंपति उस वक्त सिर्फ इतना सोच रहा था कि किसी भी तरीके से बस इस चंगुल से हम बाहर निकल जाएं, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस वक्त अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करोड़ों की ट्रांसफर कर दिए। तो कैसे साइबर स्कैम लोगों के साथ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक जाल बीते 6 सालों में 52,976 करोड़ से ज्यादा अब तक ठगी हो चुकी है, और यह आंकड़ा यही नहीं रुकता है। 2024 की बात करें तो करीब 1,23,672 मामले कुल
साइबर फ्रॉड के दर्ज किए गए, यानी इसी तरीके से धोखाधड़ी लोगों के साथ की गई। वहीं करीब 2140 करोड़ की ठगी तक की गई है 2024 में। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुक्तेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साथ ही शेफडिंग साइबर सिक्योरिटी फेलो, स्पेशल मॉनिटर फॉर साइबर क्राइम एंड एआई एट NHRC, डॉक्टर मुक्तेश चंद्र सर। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना और समझना चाहूंगी इसके जवाब में कि सर, जब इस तरीके की साइबर फ्रॉड की जाती है, लोगों को भनक कैसे नहीं लगती है? अचानक से आपके पास कोई कॉल आता है तो लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि जब हमने कोई क्राइम कमिट नहीं किया तो किस बात का दबाव बनाया जा रहा है हम पर? देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जब भी कोई आपसे कहता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, तो हमें मानना चाहिए कि ये फ्रॉड है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। जब दूसरी बात जो आपने कही कि अगर हमने कोई चीज गलत नहीं की है, तो हमें किस चीज का डर है? कोई किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और इनका डर दिखा के जो विक्टिम है उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर दिया जाता है, और घबराहट में आदमी किसी भी तरह से इस चंगुल से निकलना चाहता है। और खास तौर पे ये लोग सीनियर सिटीजन या प्रोफेशनल्स जो हैं, जिनके पास काफी पैसा है, उनको टारगेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि पढ़े लिखे तो हैं लोग और प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन कानून की बेसिक जानकारी या जो साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस है उसकी जानकारी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके चंगुल में आ जाते हैं। और इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका, जब मैंने बताया कि जब डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज भारत के कानून में नहीं है, तो जब कोई भी आए तो उसको फोन को काट दीजिए, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। वो फोन में से निकल के तो नहीं आ जाएगा जो आपको पकड़ लेगा और आपको अरेस्ट कर लेगा। जो अरेस्ट की प्रक्रिया है वो एक अलग किस्म की प्रक्रिया होती है, जिसमें एजेंसीज आपको पुलिस स्टेशन या अपने ऑफिस बुलाती हैं, वहां पूछताछ होती है और फिर उसके बाद एक अरेस्ट की प्रक्रिया है। तो इतनी बेसिक जानकारी अगर हमें हो कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया हमारे भारत के कानून में नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन, और दूसरी जो लाइन समझने की है वो ये है कि अगर किसी क्राइम में कोई भी एजेंसी आपका पैसा सीज करती है तो सीजर फिजिकल होता है, आपके अकाउंट को बैंक के लेवल पे बंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी के अकाउंट में या किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा दिया जाता है आपसे। तो दोनों ही चीजें गलत हैं और जिसका कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। ना तो कोई डिजिटल अरेस्ट होती है और ना ही कोई जो सीजर है पैसे का वो इस तरह से किया जाता है। बस इतनी सी जानकारी अगर हम समझें और तो हमें बड़ी आसानी से इस चीज से बचा जा सकता है। जानकारी का अभाव है जिस वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाती है। और सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये साइबर जो फ्रॉड को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये किस मानसिकता के तहत में काम करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि हमें किन लोगों को अपना शिकार बनाना है? क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि या तो उम्र में बहुत ज्यादा है या तो बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे हों और उन्हें रिझा करके उनके पिता के, माता के बैंक अकाउंट्स खाली करवा दिए जाते हैं। यंग एज, यंग ग्रुप। हाँ जी, ये एक और जो हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारा पर्सनल डाटा आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी शॉपिंग करने जाते हैं, वो आपसे आपका मोबाइल फोन पूछता है, आप उसको पॉइंट के चक्करों में उनको अपना मोबाइल नंबर देते हैं, नाम बता देते हैं, वो ये डेटाबेस सारा मार्केट में बिकता है और ये फ्रॉडस्टर्स को पता होता है। बहुत बार हम खुद ही सोशल मीडिया पे अपनी
पर्सनल जानकारी, फोटोग्राफ और वो सब चीजें डिटेल में देते हैं। तो जो टारगेट करता है क्रिमिनल आपको, वो आपके बारे में पूरी जानकारी रखता है, आपका नाम, आपकी उम्र, आप किस प्रोफेशन के हैं, उन्हीं के बेस पे वो चुनता है कि किसके पास पैसा है, रिटायरमेंट का फंड आया है, या तो प्रॉपर्टी डीलिंग का है, या तो स्टॉक मार्केट का पैसा है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। और बुजुर्गों को इसलिए करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो चाहते हैं कि मेरा पैसा कहीं ऐसी जगह लगे जहां मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, इसका रिटर्न। तो वो जो गेट रिच सून स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिसमें पैसे को डबल करने का, अच्छा ब्याज देने का लालच दिखाया जाता है। तो एक जो स्कैम चलता है ऐसे लोगों के साथ, वो है पैसे का लालच दिखाना कि आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। बड़ी साधारण सी बात है कि ऐसी कोई गेट रिच स्कीम नहीं होती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और इतनी जल्दी डबल नहीं होते हैं। अगर डबल हो गए तो जो फ्रॉड कर रहा है वही अपने डबल ट्रिपल क्यों ना कर लेता। बिल्कुल सर। दूसरा जो ये डर का जो डिजिटल अरेस्ट की बात आज हम कर रहे हैं, उसमें यही है कि वो भी ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको आसपास के सिस्टम की जानकारी नहीं है या कम जानकारी है, वो इसमें फंसते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम बेसिक जो साइबर हाइजीन है इसके बारे में समझें, देखें। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आप देखेंगे पिछले 2-4 साल में डिजिटल अरेस्ट की इतनी सारी खबरें आ रही हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वैसी ही जानकारी हो जाएगी कि इस तरह का कोई नहीं है। और जब भी कभी कुछ हो तो आप 1930-1930 पे फोन कर सकते हैं, नजदीकी थाने में जा सकते हैं पूछने के लिए कि इस तरह से डिजिटल अरेस्ट की कोई कॉल आई है, मैं क्या करूं इस बारे में। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप लॉयर से बात कर सकते हैं, आप किसी साइबर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तरीके हैं, लेकिन वो फोन को के अंदर से जो आवाज आ रही है वो आपको इतना डरा देती है कि जैसे कोई भूत आ गया हो, और उसके बाद आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। सर, आपने इस बात के बारे में तो हमारे दर्शकों को बता दिया कि 1930 पर कांटेक्ट करके वो डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उनके पास कोई कॉल आया या उनके साथ किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सर, जब हम डिजिटल ट्रेसेस अपने छोड़ते हैं, जैसे हम कहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहीं पर लॉग इन और लॉग आउट करते हैं, तो वो जो डिजिटल की दुनिया में डार्क वेब पर हमारे वो ट्रेसेस रह जाते हैं, क्या उसे इरेज करने का कोई तरीका है? देखिए, अभी जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है जी, उसके माध्यम से अगर हम चाहें तो हमारा जो भी डाटा जिसने भी स्टोर किया है, हम उसको कह सकते हैं कि मेरा डेटा को आप इरेज कर दीजिए। तो राइट टू इरेजर भी जो है वो एक उपभोक्ता का अधिकार है कि जिसका भी डेटा कोई कंपनी इकट्ठा करती है, अगर वो चाहे तो उसको वहां से हटवा सकता है। और दूसरी बात, जो हम सोशल मीडिया पे खुद ही डालते हैं अपने फोटोग्राफ और अपनी डेट ऑफ बर्थ या और बहुत सारी पर्सनल जानकारी, वो हमको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जी। और अब मैं समझता हूं कि वो समय आ गया है कि जब आप आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आप अपना मोबाइल जो देते हैं उसको कहीं और इस्तेमाल ना करें, बैंक के अंदर, खाते के अंदर ही उसका इस्तेमाल करें। बाकी दूसरे कामों के लिए आप एक दूसरा सिम कार्ड रखिए जिसके बारे में फाइनेंशियल जो बैंक से कनेक्टेड है उसकी जानकारी, आधार से कनेक्टेड उसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होनी चाहिए। हाँ। और बेसिक साइबर हाइजीन ऑब्जर्व करेंगे, ईमेल के लिंक को कनेक्ट ना करें, खोले लेकिन ना। सर, लोग करे तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि सर उनके साथ तो यही स्थिति है। अगर वो कोई भी एक सिंगल ऐप ओपन करने का प्रयास करते हैं, किसी भी नए ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो सर हर एप्लीकेशन पे एक ऑप्शन आता है अलाउ, डिनाई। अब सर डिनाई कर दिया जाता है तो वो ऐप खुलता नहीं है, इंस्टॉल नहीं हो पाता और मजबूरन हमें अलाउ करना पड़ जाता है। तो ऐसे में कई सारे वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्या कोई और ऐसा ऑप्शन है हम सभी के पास कि अगर कोई ऐसे ऐप्स हैं हमारे पास जो कि अलाउ हमें करने पर मजबूर करते हैं, जो हमारे सारे डेटाबेस अपने पास रख रहे हैं, क्या कोई और ऐसा चांस कि हम किसी भी तरीके से इस फुटप्रिंट को इरेज कर दें? जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करें, एक तो ये बात है कि फ्री की ऐप जब तक आपको कोई
मकसद नहीं है तो फालतू की एप्स को इंस्टॉल नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात है, वो ऐप करती क्या है? मान लीजिए आप कंपास की एक ऐप सिर्फ नॉर्थ देखने के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं आपके एसएमएस भी पढ़ूंगी, बिल्कुल। वो ऐप कहती है कि मैं आपके फोटो गैलरी में भी जाऊंगी। तो एक कंपास को नॉर्थ बताने के लिए ये सब मेरे एसएमएस पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल ऐसी सही। ऐप को आप कभी डाउनलोड ना करें। और ये ऐप का जो लालच है, यही है जो जो हमारे मोबाइल के फोन में वायरस को डालता है। हम्म। और गूगल और बाकी जितने भी जहां से ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं इसको कि इस तरह की एप्स ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हजारों की संख्या में ऐसी गलत एप्स हैं जो प्ले स्टोर पे और बाकी जगहों पे उपलब्ध होती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही जरूरी जो ऐप है बस उसी को आप रखिए। बाकी गाना, ये यहाँ से वो डाउनलोड करना, ट्यून बजाना, हजार किस्म की फोटोएं बनाना, उनकी सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके फोन की मेमोरी भी खाएंगे, आपको ट्रैक भी करेंगे, आपका डाटा भी चुराएंगे। ठीक है सर, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी मामले हमने देखे और सुने, और कई ऐसे खबरें हम पढ़ चुके हैं कि आजकल ये साइबर फ्रॉड्स एआई का इस्तेमाल करते हुए, कभी किसी का चेहरा इस्तेमाल करके वो वीडियो कॉल पर वो ऐसे जता देते हैं कि जैसे कि उनके कोई चित परिचित हैं, कोई परिजन हैं, कोई चाहने वाले हैं, या फिर व्हाट्सएप पर उसी व्यक्ति का डीपी और एआई का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉडरी करते हुए नंबर्स तक उनके रिफ्लेक्ट होते हैं कि उनके व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर के हम मैसेज कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है कि हमें वाकई में मैसेज या कॉल कर कौन रहा है। तो सर, ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए भी कोई उपाय है या फिर कोई उपाय नहीं है, हम खुद कॉल करके संपर्क कर ले उस व्यक्ति को, इसके अलावा? नहीं, उपाय है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि एआई के माध्यम से आजकल वॉइस क्लोनिंग या इवन वीडियो कॉल बनाई जा सकते हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई परिचित है जो किसी समस्या में है, उसको पैसे की जरूरत है, आपका बेटा है वो किसी समस्या में फंस गया है, कोई और अपना दोस्त या परिचित या परिवार का सदस्य है। ऐसे में एक ऑप्शन तो ये है कि आप किसी दूसरे नंबर से उनको कॉल करें और वेरीफाई करें कि ये फोन आया था किसी अनजान नंबर से, ये आपका नंबर तो नहीं है। तो पता चलेगा। दूसरा, एक जो आजकल काफी लोग इसको अपना रहे हैं, वो एक है फैमिली का एक कोड रखिए जी। कि अगर एक कोड मैं बोलूंगा कि आज मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसका जवाब आप देगा हाँ बारिश की संभावना है। ये कोड मान लीजिए हमने आपस में तय कर लिया, तो जब कभी भी इस तरह की कन्वर्सेशन होती है तो उसमें उस कोड का जिक्र कीजिए, और अगर सही जवाब नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि ये आदमी फ्रॉड है और ये आपका परिचित बन के आपसे पैसे ठगना चाह रहा है। इसी तरह से कोई आप कोड, कोई संख्या भी रख सकते हैं, वो सीक्रेट कोड टाइप का, कि ठीक है अगर आप सो एंड सो हैं तो आप कोड बताइए। अगर वो कोड बताएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये सही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी जरूरी बात इसमें यह है कि आप मान के चलें कि आजकल एआई के जमाने में आवाज और वीडियो दोनों क्लोन की जा सकती है, तो एकदम से अचानक विश्वास मत करें। हो सकता है आपके पास फोन आए किसी अनजान नंबर से कि आपका बेटा जो है हॉस्पिटल में है, और ये देखिए उसकी फोटो है, और ये देखिए वो उसकी आवाज भी आ रही है, और आप जल्दी से उसके इलाज के लिए इतने पैसे भेज दीजिए। तो आप दूसरे तरीके से उसको वेरीफाई कीजिए कि क्या वो उसके फोन पे फोन जा रहा है, बात हो रही है, कोई और उसका फ्रेंड है और नजदीकी जगह है, तो आप कहिए ठीक है मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। एकदम से यकीन करना और घबराहट में किसी को पैसे भेज देना, फिर वो आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। एआई की दुनिया बहुत ही खौफनाक है, और जैसा आप देख ही रहे हैं कि किसी की भी वॉइस क्लोनिंग या वीडियो क्लोनिंग की जा सकती है। लेकिन तरीके हैं इसको पहचानने के भी, बहुत बारीक तरीके हैं। एग्जैक्ट 100% अभी भी कोई नहीं बना सकता। एक्सपर्ट्स तो फिर भी बता पाएंगे कि ये एआई क्लोन ऑडियो है या वीडियो है। तो थोड़ा सा संयम रखें और वेरीफाई करें। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब जो लोग इस साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या किसी तरीके से वो किसी से मदद की गुहार लगा सकते हैं? क्या उनके वो खोए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं? उनके पास भी कोई ऑप्शन रह जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपके साथ फ्रॉड होता है, जितना जल्दी हो सके
1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आप 1930 पे कॉल करें और अपनी सारी डिटेल्स उनको लिखवाएं। उसमें क्या होगा कि वो बैंक अकाउंट में जिनमें पैसे गए हैं इमीडिएटली वो उनको ब्लॉक करेंगे और आगे पैसा जाने से रोकेंगे, ताकि उस पैसे को फ्रीज किया जा सके, तो आपके वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर एक बार एक अकाउंट से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10-10 लेवल तक चले जाते हैं आजकल पैसे, और ये इतने सारे अकाउंट में घूमने के बाद वो विड्रॉ भी हो जाते हैं मिनटों के अंदर, तो फिर उसको रिकवर करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो जैसा ट्रैफिक एक्सीडेंट में होते हैं, गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी मरीज को या जिसको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे। वही लागू नियम यहाँ भी लागू होता है कि 1930 पे फोन करें और इमीडिएटली सारी डिटेल दें, ताकि वो बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सके और आपके पैसे मिलने की संभावनाएं हैं। और फिर उसके बाद जो संबंधित थाना है वहां पे आप अपनी एफआईआर दर्ज कराइए। cybercrime.gov.in के पोर्टल पे भी आप अपनी शिकायत पूरी तरह से दर्ज करा सकते हैं और उसमें कार्रवाई होगी और पैसे मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल आपने ये समझा और जाना कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो ये नंबर जरूर नोट करके रख लीजिए 1930, और फिर साइबर ठगी के मामले के बारे में आप यहाँ रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। और अब हम आपको ये भी बता दें कि न्यूज इंडिया की तनेजा दंपति से जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ बताया गया है वो आपको सुना देते हैं। एनआरआई बुजुर्ग दंपत्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके धोखाधड़ी की गई है। करीबन 14 करोड़ के आसपास का धोखाधड़ी का यह मामला है। खैर, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इंदिरा तनेजा जी और ओम तनेजा जी मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल, क्या हुआ था और कितने दिन का ये प्रोसेस था जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया था? 24 दिसंबर नून से कल 10 तारीख थी ना, 10 मॉर्निंग तक वी वर अंडर डिजिटल अरेस्ट, है ना। और उन्होंने जो शुरू हुआ जब मेरे को TRAI से कॉल आई 24 दिसंबर को कि आपके फ़ोन के नंबर के अगेंस्ट बहुत ही हम कट कर रहे हैं इस फ़ोन को, क्योंकि बहुत अश्लील कॉल्स और अश्लील लोगों ने कंप्लेंट की है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है आपके इस नंबर पे। तो मैंने कहा कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने जो नंबर दिया, मैंने कहा ये मेरा नंबर है ही नहीं। मैम, आपका नंबर है कि नहीं, पर आपके नाम पे है और आपके ऊपर ये केस है और आपके ऊपर FIR भी है। आपको मैं पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस स्टेशन, आपका मुंबई में कैनरा में उन्होंने बताया कि कैनरा में आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैंने कहा मैं ना मुंबई गई हूँ ना मैंने कोई कैनरा वहाँ पे अकाउंट खोला है किया है। आपको पता है कैसे अकाउंट करते हैं, खोलते हैं, ये है वो है, आपका थंब इम्प्रेशंस भी हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि आप जैसे किसी ने लीक किया है, किसी आपका कोई दुश्मन, किसी ने कुछ किया है। मैंने कहा ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई फ्रेंड है। तो बट एनीवे मेरे को बहुत थ्रेट करने लगे कि आपको तो अभी पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी और आपको मुंबई आना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने कहा मैं क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? और मेरे हस्बैंड की भी सर्जरी हुई है, वो अंदर एम्स के डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अंडर है। मैं ही हूँ, हम दोनों ही हैं यहाँ पे हम दोनों ही हैं यहाँ पे NRI हैं। और मैं ये क्या आप कह रहे हैं? मेरे को समझाओ, बताओ कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला देखिए आप ऐसा करिए, हम आपको हेल्प करते हैं, हम पुलिस, क्योंकि ये डिफेंस का जो केस है, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस का, ये बंदा है नरेश गोयल, आप उसको जानती हैं? उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। एनीवे उसने बड़ा पता नहीं 500 करोड़ का कितना नेशनल डिफेंस का ये किया, वो फ्रॉड किया हुआ है। और कितने लोगों से वो ये आधार कार्ड्स और ये सिम्स कार्ड्स और ये, तो आप भी उसमें सस्पेक्ट हैं। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगी तो उसको जब पता चल जाता है कि कौन कौन से पकड़े गए हैं सस्पेक्ट्स, तो उसके बाद वो आपके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तो ये नेशनल डिफेंस का मैटर है, तो आप उधर भी आप देश को भी हार्म पहुंचा रही हैं। तो मैंने कहा देश को हार्म तो मैं कभी पहुंचा नहीं सकती, हम अमेरिका से इतने 45 साल 50 साल के बाद इंडिया में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, सेवा करने के लिए आए हुए हैं बस। तो नहीं, फिर मेरे को बोलने लगे कि अच्छा आप ऐसा करो,
आप सुप्रीम कोर्ट एक लेटर लिखो कि आप क्यों नहीं आ सकती हैं, क्या रीजंस हैं, और वो ये सब। तो मेरे को लेटर डिक्टेट करी, एग्जैक्टली टू दिस थिंग ब्ला 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 ब्ला, और अपना साथ में रीजंस भी बता दो कि क्यों नहीं आ सकती, मेडिकल रीजंस एंड ये एंड। अच्छा, और हम आपका ये केस एक्सपेडाइट करेंगे, हाँ एक्सपेडाइट करेंगे एसएस एक। फिर उसके बाद फिर मेरे को बोला कि एक और हम आपका करते हैं, यूजुअली वेरिफिकेशन कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, 7-8 महीने आप इसी में फंसी रहेंगी, पर हम कोर्ट से SSA, उसका पूरा वर्ड क्या है, मैं देखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो हम कोर्ट से कोड लेते रहते हैं। पहले आपको अपना सारा अकाउंट जो भी आपके पास है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये वो FD से सब एक एक रुपया बताना पड़ेगा। वो अपना को किस विभाग का बता रहे थे? मुंबई पुलिस से बता रहे थे? CBI? हाँ, मुंबई कोलाबा स्टेशन, पुलिस स्टेशन, क्योंकि TRI ने कनेक्ट किया, और पीछे जब पुलिस स्टेशन का एम्बलम था, पुलिस के यूनिफॉर्म्स में थे, सब थे। और किस ग्रेड के अधिकारी थे? मतलब IPS, सारे IPS अपने आप को। और उन्होंने, मैंने एक भी पूछा भी रैंक, एक ने बताया भी मेरे को रैंक 65 एकेडमी, अमृत एकेडमी समथिंग, वो भी बताया। मैंने जो लिखती जाती थी, नोट करती जा। तो फिर आपको ऐसा करेंगे, आपको जल्दी क्लियरेंस करवाएंगे, क्योंकि आपका सारा जो पैसा है उसका वेरिफिकेशन होना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो आप सस्पेक्ट है, तो एक एक रुपया तक आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपके जितना भी पैसा है। तो उन्होंने सारा नोट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप SSA से, हम कोर्ट से ये अकाउंट्स लाते रहेंगे, और आपको बैंक में जाके और ये पैसा RTGS करवाते जाना है। हाँ, और साथ साथ बोलते जाते थे, ये डिफेंस मैटर है, ये कंट्री के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपके हस्बैंड की लाइफ के लिए ये बिग थ्रेट है, किसी को नहीं लीक होना चाहिए, किसी को नहीं लीक होना चाहिए। आपकी मेट तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो और मैंने कहा कि मैं हस्बैंड को, खाली हम घर पे ही होते हैं या स्कूलों में जाते हैं चेकअप के लिए, पर पार्क में तो ले जाती हूँ नहीं, पार्क में भी जब लेके। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।